गोइंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर और अभी हम चैप्टर लेने वाले ई स्पेशल कोड। कौन सा कोड? ई स्पेशल। क्या हुआ? सॉन्ग बाहर जाओ, गा के वापस आओ। चलो स्टार्ट करें। बोलो हाँ है ना। स्पेशल कोड चैप्टर स्टार्ट्स विद सेक्शन नंबर 435 and it ends with section number 446. Yes or no? Yes. So now we are going for the chapter special code. The first and foremost section number 435 says that P3 बोली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। So central government for purpose of providing spiritual of offense under this act by notification of official gazette designate mean special code as may be necessary. Thank you so much. Thank you. A special code shall consist of a single church holding office as a session church, additional session church, in case of offense punishable under the act with imprisonment of 2 years or more. Point number P, a metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class, in the case of the offense, other offense, who shall be appointed by central government, concurrence of the Chief Justice of the High Court within whose jurisdiction judge to appoint and फर्क है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैं कैसे भी पढ़ूं, तुम साथ में नहीं पढ़ सकते क्या? क्या हुआ? खुद को कभी जिंदगी में पढ़ना नहीं है। मैं मेरे हिसाब से पढ़ रहा हूं, मेरे को पढ़ने देना नहीं है। क्या होगा? इंजमा मुल्लक इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज स्पेशल कोड इज ऑल अबाउट। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैंने आपको याद है अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट बताया था। अब अच्छे से पूछ रहा तो जवाब नहीं देंगे। चाहिए क्या तुम लोगों को? हट। सो मैंने आपको बताया था अथॉरिटी अंडर कंपनीज एक्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी। याद है? एडमिनिस्ट्रेटिव कोई तेल लेने, जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी में मैंने आपको बोला था एनसीएलटी, नैकलैट, सुप्रीम कोर्ट। याद है? पर मैंने आपसे झूठ बोला। हाँ तो अब सच बोल रहा हूं ना, रिफंड क्यों चिल्ला रहे हो? पर मैंने आपसे झूठ बोला। पूछो क्यों? एक्चुअली जुडिशियल अथॉरिटी डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स। One is NCLT, NACLAT and Supreme Court. Second is Special Court, Supreme Court. आइडिया क्लियर है? ऐसा क्यों? For speedy disposal of litigations under company law. जो जगह पे कंपनीज एक्ट में 2 साल या उससे ज्यादा की जेल बोली गई है, जिस जगह पे कंपनीज एक्ट में 2 साल या उससे ज्यादा की जेल बोली गई है, वो सभी ऑफेंसेस कंपनीज एक्ट के स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगा। आइडिया क्लियर है? क्योंकि जेल ज्यादा मतलब रिस्क ज्यादा मतलब प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हुआ है। प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हुआ है तो उसको पेंडिंग रखना चाहिए, जल्दी सॉल्व करना चाहिए। इस सिचुएशन में हमें स्पेशल कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। द ऑफेंस फॉर एनी कंपनी शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट who have jurisdiction over the registered office of such a company. Where any person is detained by judicial magistrate for 15 days or executive magistrate for 7 days, then they shall forward such a person to a special court having jurisdiction over such a person. Special court will use the same power above such a forwarded person and used by magistrate. Special court may take a cognizance of the offense without any commitment of the trial in कायम में बोले एक बार उसे पास। तो सर एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो? आपने सेक्शन नंबर 1 स्किप कर दिया सर, 435 सीधा 436 आप कर क्या चाहते हो सर? आप करना क्या? तो जरा सुनना। सबसे पहली बात,
मैंने जो 435 पढ़ा उस वक्त आपने शायद ध्यान नहीं देगा होगा, मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन से एस्टेब्लिश कर सकता है स्पेशल कोर्ट को, जिसके अंदर जज रहेगा और मैजिस्ट्रेट रहेगा। देखो पहला वर्ड जो पॉइंट नंबर ए में उन्होंने यूज किया है, उन्होंने लिखा है सिंगल जज होल्डिंग द ऑफिस, लिख रहा है इसमें, एंड अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मतलब जज भी बोला है मैजिस्ट्रेट भी बोला है। ओ माय द गॉड्स, ओ माय द, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट? मैजिस्ट्रेट कम्स फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, जज कम फॉर सिविल ऑफेंसेस। अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं आपको स्पेशल कोर्ट का कच्चा चिट्ठा बोल रहा हूं, ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान बोर्ड पे। देखो बेटा, बात कुछ इस कदर है, अर्ज किया है, मैं अर्ज किया है, बात कुछ इस कदर है कि कंपनी एक्ट में, अरे मोहतरमा गौर फरमाइए, कंपनी एक्ट में कंपनी, अरे आप ही ने तो बोला ना 5 रुपये करके, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2000 प्लस कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 प्लस कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, गौर फरमा रहे हो? है बुड़बक, इनके अंदर अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन बोला है, कॉन्ट्रावेंशन, तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हारा जेल, अगर आपका इज लेस देन 2 years, 2 साल से कम की जेल हो रही है और अदरवाइज जेल इज मोर देन इक्वल टू 2 years, पान भारत क्या हो रहा है? जेल इज लेस देन 2 years और जेल इज मोर देन 2 years। अरे गौर फरमाओ मियां, अरे सुनो रे निकम्मो, हद होती है ना, अच्छे से बोल रहा हूं, लखनऊ नवाब आए हैं समझाने के लिए तो, ठीक है। सो अगर आपकी जेल 2 साल से कम है या आपकी जेल 2 साल से ज्यादा है, 2 साल से कम जेल है मतलब रिस्क फैक्टर कम है, 2 साल से जेल ज्यादा है मतलब रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और 2 साल से अगर जेल कम है, रिस्क फैक्टर कम है, तो हो सकता है नंबर ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड आर बीइंग लेस। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो नंबर ऑफ पीपल, पीपल मींस लोग, स्टेक होल्डर जो कंपनी के साथ इन्वॉल्व है, वो ज्यादा होंगे। व्हाट यू रिक्वायर इज अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सच लिटिगेशन। आइडिया क्लियर है? ये वाला चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये वाला नॉर्मल प्रोसेस में चलता रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इस लिटिगेशन का स्पीडी डिस्पोजल चाहिए, इसीलिए 2 साल से कम चीजों के लिए आपका जुडिशियल अथॉरिटी, एनसीएलटी, अपील टू नैकलैट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन नंबर 407 से 435, 434, एंड इमीडिएटली स्पीडी डिस्पोजल के लिए यू आर स्ट्रेट अवे अपॉइंटिंग स्पेशल कोर्ट। कौन से कोर्ट को आप अपॉइंट कर रहे हो? स्पेशल कोर्ट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, पर स्पेशल कोर्ट के अंदर दोनों टाइप के लिटिगेशन आ सकते हैं कंपनीज एक्ट के, बिकॉज कंपनीज एक्ट इज मेनली 70% सिविल लॉ बट टेंटेटिवली 30% इज अ क्रिमिनल लॉ। जैसे सेक्शन नंबर 447 फॉर फ्रॉड इज अ क्रिमिनल चार्ज, बट नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स इज अ सिविल चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर कंपनीज एक्ट में जो जेल बोला है 2 साल का, वो किसी सिविल ऑफेंस के लिए बोला है। कौन से ऑफेंस के लिए बोला है? सिविल। और कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड, ठीक है, आप फ्रॉड किया इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, सेक्शन नंबर 447 इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट यू डिड नॉट पेड अ डिविडेंड अंडर सेक्शन नंबर 127, ठीक है, डिविडेंड शॉल बी पेड विद हाउ मेनी डेज बोले एक बार उसे 30 डेज, ठीक है, ये आपने पे नहीं किया तो बोला है वहां पे 2 साल तक की जेल हो सकती है, इज अ सिविल ऑफेंस। क्लियर है कंसेप्ट? कहां है ना?
तो सिविल ऑफेंस को ट्राई करने के लिए यू नीड टू अपॉइंट, क्या बोले एक बात उसे, जज। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस को ट्राई करने के लिए यू नीड टू अपॉइंट अ मैजिस्ट्रेट। आइडिया क्लियर है? इसलिए स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा सीजी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ओजेड, जिसके अंदर एक जज रहेगा और एक मैजिस्ट्रेट रहेगा, सो सिविल और क्रिमिनल ये दोनों ऑफेंसेस प्रॉपरली ट्राई हो पाए। आइडिया क्लियर है? दिस इज अ क्रक्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। पर आपको एक बात और याद रखनी है, अगर किसी दूसरे क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई बंदा पकड़ा गया है, जैसे कोई बंदा कंपनी में ही फ्रॉड करते हुए या एम्बेजलमेंट करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ब्लैक मनी व्हाइट मनी के ट्रांजैक्शन में पकड़ा गया, तो उसको ना उधर ही मैजिस्ट्रेट ने कस्टडी में लिया है पीएमएलए एक्ट में। कौन से एक्ट में बोले एक बार, उसे पीएमएलए। तो अब उसको अगर कंपनीज एक्ट में भी उसका पेनल्टी लगता है, बिकॉज कंपनी के अंदर एम्बेजलमेंट कर रहा था, तो उसको कंपनी में अगर 2 साल से ज्यादा का सजा लगता है, तो पीएमएलए एक्ट में जो मैजिस्ट्रेट ने उसको 15 दिन या 7 दिन डिटेन करके रखा था कस्टडी में, स्पेशल कोर्ट उस बंदे को खुद के कस्टडी में लेके कंपनीज एक्ट के प्रोसीडिंग्स करवा सकता है। ये उन्होंने बोला है सेक्शन नंबर 436 में। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? और यही काम होता है एक्चुअली मैजिस्ट्रेट्स का और स्पेशल कोर्ट का। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। हो गया? ड्रैग करो। चलो स्टार्ट करें। क्या इंटर में पर्सनल रिवीजन 450 बच्चों का 4 लेक्चर लगेंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। यहां तक हो गया सबका? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 437, 435, 436 समझ में आया बच्चा? बोलो हाँ है ना?
कुछ लेना देना नहीं है, क्लास में आके बैठ गए, ब्रेक हो गया, अब छुट्टी की राह देख रहे। आगे ठीक है, हाँ वो भी एक बीच में रहता है। आगे, द हाईकोर्ट में एक्सरसाइज सो फार एज में बी एप्लीकेबल ऑल द पावर्स कॉन्फर्ड ऑन द चैप्टर नंबर XXIX, ज्यादा सेंटीमेंट हो जाना एक्स देख के, एंड XXX, ओ माय गॉड 3 एक्सेस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अच्छा, कौन से चैप्टर है? हमको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर एप्लीकेबल है क्या? नहीं, ये है पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, वहां पे लिखना पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। ये सभी के सभी पावर्स स्पेशल कोर्ट को रहने वाले, अपील्स और रिवीजन के। लिख लिया सबने? अगला 438, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के जितने भी प्रोविजंस है वो सब के सब स्पेशल कोर्ट के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लगेंगे जहां पे मैजिस्ट्रेट वर्क करता है। तो साइड में लिख के रखो, ऑल द प्रोविजंस ऑफ द CRPC, all the provisions of CRPC will be applicable to special court. All the provisions of CRPC will be applicable to special court, will be applicable to, इसको बोले एक बार, स्पेशल कोर्ट। एक सेकंड फ्रेम करने दो। as it is trying some criminal prosecution, as it is trying, try to understand the word trying. It is trying some criminal prosecution। लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना? चल, नीचे दिख रहा है 439, ऑफेंस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। व्हाट डू मीन बाय कॉग्निजेंस बच्चों? व्हाट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल? कई बार सुना होगा ना। व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल? व्हाट इज कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल? बेल, विदाउट बेल, बेल मतलब जिनमें बेल मिलता है वो कॉग्निजेबल, और जिनमें बेल नहीं मिलता वो नॉन कॉग्निजेबल। ओके, अंडरस्टैंड? ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा ठीक से सुनना। एक्चुअली मेरे को भी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के अंदर बहुत दिक्कत था हमारे। अब आपको इसके ऊपर मेरे को एक किस्सा याद आता है, देख रहे हो? हाँ, सो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। मैं अमरावती में जहां पे रहता हूं ना, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो पूरा गुंडागर्दी वाला फ्रेंड सर्कल है, ठीक है? क्योंकि मैं अमरावती में, मतलब मेरे एरिया के साइड में एक स्लम एरिया है, तो मेरे मैक्सिमम जो दोस्त वगैरह रहते थे वो एकदम बेकार खतरनाक लोग रहते थे। आधे उसमें से उस अमरावती के दादा वादा बन गए, ठीक है? मैंने भी काफी लेवल तक गुंडागर्दी की, 11वीं 12वीं तक। फिर मैं सीए में आ गया, तो मेरी सीए ने पूरी गुंडागर्दी निकाल दी, ठीक है? अरे रिका में लक्ष्य दे। नाउ मेरा एक दोस्त है, वो उसी फील्ड में रहा और गुंडागर्दी करता रहा, और अजीब अजीब हरकतें वो करते थे, चोरी चकारी, दारू की भट्टियां चलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कई बार वो पुलिस स्टेशन में जाके आए हैं, ठीक है? मेरे बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा है कि मैं हर दिवाली में अमरावती जाता हूं मेरे घर पे, तो मैं मेरे जितने भी पुराने दोस्त वगैरह है उनसे मिलता हूं। तो एक ऐसे ही दोस्त है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो कुछ जस्ट दिवाली के पहले परोल के ऊपर छूट के आया था, या अब जिसको बेल भी कह सकते हो। और वो बेल के ऊपर छूट के आया था, और जब मैं उससे मिलने गया, घर के बाहर खड़ा हुआ, हॉर्न वॉर्न बजाया, बाहर आया, तो ऐसा थोड़ा सा सूजा हुआ लग रहा था कि धोया है उसको। तो मैं बोला क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं हुआ। तो बोला चल बैठ। और हम नॉर्मली ऐसे ही, हमारा जो कट्टा है वहां पे जाके बैठ जाते थे टाइम पास करने के लिए दिवाली में। तो
चाय वाला कट्टा, चाय। बाकी कौन सिगरेट पीता है उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, मैं चाय वाला कट्टा बोल रहा हूं। तो हम हमारे कट्टे के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन वहां जाने के पहले उसने मेरे को बोला कि एक काम कर, जरा हमारे एरिया में ले ले, वहां का जो पुलिस स्टेशन है रीजनल वाला हमारा राजापेट वाला, तो बोले वहां पे मेरे को विजिट मार के आना है। बोला क्यों, अब क्या कांड कर दिया? तो ये स्लम्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये स्लम साफ करने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, एंड ही वॉज देयर, जिसको म्यूनिसिपैलिटी से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। तो वहां ना ग्रुप्स के अंदर झड़प होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, मतलब टेंडर 2-3 लोग डालेंगे, उसमें से कोई घूस खिलाएगा, जिसके पास घूस खिलाने की हिम्मत नहीं है वो दूसरे को मारेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ना ले पाए, या धमकी देगा। ऐसी चीजें वहां पे नॉर्मली होती है हर बार जब कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं हर साल। तो वो झगड़े के अंदर वो गया था और उसने 2 लोगों को मारा, मतलब टेंटेटिवली हाफ मर्डर के चार्ज। अब हाफ मर्डर का चार्ज मतलब क्या, तो तुमने सामने वाले को खुद भी मारा, उसके इसमें से खून निकल गया तो हाफ मर्डर हो जाता, ठीक है। तो हाफ मर्डर के चार्ज के अंदर उसको अंदर रखा, 2-3 दिन पुलिस ने बहुत सूता उसको ताकत से, और उसके बाद में उसको छोड़ दिया बेल के ऊपर, क्योंकि वो हर साल की बात थी उनके लिए। तो उसको हजेरी लगानी थी पुलिस स्टेशन में कि भाई वो सिटी छोड़ के कहीं भागा नहीं है। तो हजेरी लगाने के हिसाब से हम दोनों गए पुलिस स्टेशन में, मैंने एंटर किया, उसने एंटर किया, उसने साइन वगैरह किया, और फिर हम बाहर निकल रहे थे। तो हजेरी लगाने के लिए साथ में वकील भी रहता है, वो भी चाहिए, मतलब आप लेके चलो वकील को तो अच्छा है। तो उसका वकील था, उसने अपॉइंट किया हुआ, ठीक है। और मेरे दोस्त को अब सीए वगैरह मतलब मालूम है नाम से, पर उनके लिए सीए मतलब भी वकील ही होता है। तो उसने खुद का दिमाग लगाया कि मेरा भी वकील है, मेरा दोस्त भी वकील है, तो चलो दोनों को मिलाते हैं। तो उसने फिर मेरे को उसके वकील से मिलाया, बोले ये मेरा वकील है, और बोले ये भी वकील ही बना है। बोला शर्म कर। तो मैंने उसको वकील को हाय बोला, बोले क्या करते हो? मैं बोला सीए हूँ, मैं लिटिगेशंस वगैरह नहीं देखता। तो बोला क्या हुआ, किस बात के ऊपर बेल चल रही है? तो बोले कुछ नहीं, वो सी मैटर है। बोला सी मैटर, सी मतलब उनके इसमें आप देखो ना लोकल लैंग्वेज में दे नेवर से अ टिपिकल वाला वर्ड। वकील हमेशा एब्रप्ट लैंग्वेज में बात करते हैं जो कभी भी विक्टिम या फिर जो उनका क्लाइंट है उसको समझ में ना आए। ऑलवेज दे टॉक इन दैट लैंग्वेज। सो वो उनके ही बिरादरी वाले वकील या बाबू इन सब लोगों को पता चले ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे। तो सर बोले सी मैटर था। मैं बोला सी मैटर मतलब क्या होता है? तो बोले आपको नहीं पता चलेगा। मैं बोला मैं लॉ पढ़ाता हूं। अच्छा हाँ क्या? बोले सर बोले कॉग्निजेबल था। बोला कॉग्निजेबल में कौन सा? तो बोले सर आईपीसी लगाया, बोले सीआरपीसी लगाया, हाफ मर्डर का चार्ज है बोले 2 लोगों का। बोला अच्छा। तब मेरे को समझ में आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे पढ़ाना चाहिए। तो व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? प्लीज डू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी सिंपल। इमेजिन करो कि तुम तुम्हारे गली में रह रहे हो और एक बहुत ही खड़ूस अंकल रहते हैं हर बार वाले, ठीक है। एक खड़ूस लड़का रहता है, शर्मा जी का बेटा। शर्मा जी है क्या कोई? वो नहीं, टिपिकल एग्जांपल, शर्मा जी का लड़का देख कितना पढ़ता है। सो एक नॉर्मली ऐसे अंकल, ऐसा नहीं, हाँ कुछ स्पेसिफिकली नो पर्सनल। सो एक ऐसे अंकल रहते हैं हर गली में जो आपको हर अटेम्प्ट के बाद रिजल्ट पूछते हैं। बोलो हाँ है ना। और उनकी मतलब आंटी जो नॉर्मली रहती है वो तो बिग बॉस की तरह आपके घर के ऊपर नजरें गड़ाए बैठी होती है ना, कि शो चल रहा है। बोले सर ना सीसीटीवी। तो इमेजिन करो कि कभी अगर तुम्हारे गली में ऐसा कोई भी है अंकल, उनके घर पे चोरी हो रहा है, उनके घर पे चोरी हो रहा है, डाका पड़ गया, दरोड़ा पड़ गया। मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी चोर को चोरी करते वक्त अगर आपने पकड़ लिया तो पहला सवाल, क्या आपको नॉर्मल पब्लिक को उस चोर को पकड़ने का हक है? क्या है? पक्का है? तुम उसको उठा के पुलिस स्टेशन में डाल सकते, तुम उसको बांध सकते, जरूरत पड़े तो मार सकते। कोई भी बंदा किसी का मर्डर कर रहा है, क्या आपको उसको रोकने का हक है? आप उसका चाकू पकड़ सकते, उसको मत मार मेरे को मार बोल सकते? नहीं क्या? सो अगर कहीं पे भी ऐसी कोई घटना हो रही है जिससे किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, कैन यू स्टॉप इट? बोलो हाँ है ना। पर अगर उन्हीं अंकल ने इनकम टैक्स पे नहीं किया, क्या आप उनको पकड़ में पुलिस में दे सकते हो? ऐसे कैसे इनकम टैक्स पे नहीं किया, चलो विल यू डू दिस? सी दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेंस एंड नॉन कॉग्निजेंस। प्रॉपर्टी या पर्सन को डैमेज किया जा रहा था, तब आपने उस बंदे को पकड़ा जो ऑफेंस कर रहा था। दिस इज कॉल्ड एज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। कॉग्निजेंस को हिंदी में कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में दखल लेना। दखल लेना मतलब
उस चीज की तरफ अटेंशन देना और उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना। वो अंकल अगर इनकम टैक्स पे ना करे तो यू डू नॉट हैव पावर टू टेक अ कॉग्निजेंस। दिस इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ यू। हां, असेसिंग ऑफिसर के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है। असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स वाले पर्सन जिसने इनकम टैक्स पे नहीं किया उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकता है। फॉर देम इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, बट फॉर यू इट इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट चोरी करना यह आपके लिए भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस के लिए भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, टेंटेटिवली हर इंडिविजुअल के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो व्हाट इज कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस मींस व्हेन यू कैन टेक अ एक्शन अगेंस्ट अ थिंग व्हिच यू आर ऑब्जर्विंग, दैट इज अ कॉग्निजेंस। आप किसी चीज का दखल ले सकते हो क्या, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो क्या, इज अ कॉग्निजेंस। इमेजिन करते हैं नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। अब ये बहुत थिन लाइन डिफरेंस वाला मैं केस दे रहा हूं। कोई बंदा अगर गांजा पी रहा है, लेट्स इमेजिन समवन इज बूजिंग, गांजा पी रहा है, ठीक है, इसलिए तुम 4 दिन छुट्टी पे था ना। कोई बंदा अगर गांजा पी रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, अगर कोई बंदा गांजा पी रहा है, कोई बंदा ड्रग्स ले रहा है, कोकेन ले रहा है, चरस, अफीम, गांजा, मुझे एक बात बता, आप उसको उठा के जेल में डाल सकते हो क्या? सी नाउ इमेजिन यू कैनॉट पुट हिम अंडर द जेल। आप पुलिस को इंफॉर्मेशन देके करवा सकते हो कि भैया ये बंदा गांजा पी रहा है, बट आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। हाउएवर आप अगर आप देखो ना तो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर गांजा पीना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस जिसके लिए बेल नहीं होता। आपको पता है नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर यू कैनॉट हैव अ बेल फॉर अ नार्कोटिक्स एक्ट। आप नार्कोटिक्स एक्ट में आपको बेल नहीं मिलेगा, आपको सुधार गृह में भेजा जाएगा, जेल में भेजा जाएगा, बट यू कैनॉट हैव बेल। इंडिया में 2 ही ऑफेंसेस है जिसके खिलाफ बेल नहीं है, एक है बेटा टेररिज्म और दूसरा है ड्रग्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो देखो अब सिचुएशन देखो, मर्डर के केस में भी बेल मिल जाता है और उस केस में तुम कॉग्निजेंस लेते हो। नार्कोटिक ड्रग्स में बेल नहीं मिलता, स्टिल यू कैनॉट टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन। तो कॉग्निजेंस और बेल का ना कोई लेन देन नहीं है, इस चीज को समझो। कॉग्निजेंस और बेल का लेन देन नहीं है। तो व्हाट इज एक्जैक्टली कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस मीन्स a specified authority of the act if can proceed or take action against the offense or a person, then it is cognizable. But if an authority or a person under the act cannot take a proceeding or action against the person doing a contravention, then it is non-cognizable. अब उन्होंने बोले हैं ऐसे कौन से सिचुएशन है जिसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता। अब ये जरूरी नहीं है कि स्पेशल कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता, तो कोई नहीं ले सकता, कोई और हो सकता है लेगा। जैसे मैंने आपको बोला आपने इनकम टैक्स नहीं भरा इसलिए अंकल को नहीं पकड़ा, क्योंकि आपके लिए वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट असेसिंग ऑफिसर के लिए कॉग्निजेबल है। तो एक बंदे के लिए जो कॉग्निजेबल है हो सकता है वो दूसरे के लिए नॉन कॉग्निजेबल हो। तो इट कैन बी नॉन कॉग्निजेबल फॉर स्पेशल कोर्ट, बट इट माइट बी कॉग्निजेबल फॉर समवन एल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना। तो वहां कॉग्निजेंस का मीनिंग लोगों, कॉग्निजेंस मीन्स power to take a action, power to take a action against a defaulter. ओके, कौन से वाले ऑफेंसेस इस एक्ट में नॉन कॉग्निजेबल है? देखना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ भी लिखा हो, हर ऑफेंस जो इस एक्ट का है एक्सेप्ट फॉर 212 सबसेक्शन 6, बोलो एसएफआईओ का अपॉइंटमेंट सबसेक्शन 6 इन्वेस्टिगेशन बाय एसएफआईओ याद है, shall be deemed to be non cognizable विनिंग। मतलब इस एक्ट के सभी ऑफेंसेस स्पेशल कोर्ट के लिए नॉन कॉग्निजेबल है, स्पेशल कोर्ट उनके खिलाफ ज्यादा दखल नहीं लेगा एक्सेप्ट फॉर 212 सबसेक्शन 6 इन्वेस्टिगेशन बाय एसएफआईओ। आइडिया क्लियर है? मतलब स्पेशल कोर्ट खुद होकर किसी ऑफेंस में इंटरफेयर करेगा क्या? नहीं, अनलेस जब तक उसके अंदर कितने साल से ज्यादा की सजा हो, 2 साल। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? नीचे, no court shall take a cognizance of the offense under this act which is alleged to have committed by any company, any officer thereof, except on a complaint in writing, registrar, shareholder, member of the company, or a person authorized by the central government in this behalf, provided that court may take a cognizance of the offense relating to issue and transfer of securities and non-payment of dividend on a complaint in writing by a person authorized by Security Exchange Board of India. मतलब कोर्ट, कोई भी कोर्ट, दूसरा कोर्ट
इस एक्ट के अंदर किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेता। कोई भी दूसरा कोर्ट मतलब पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो फिर कोई भी सिविल कोर्ट कंपनीज एक्ट में ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पे हमारी जस्टिस और जुडिशियल अथॉरिटी अलग है। हमारे पास एनसीएलटी है, नेकलेट है, स्पेशल कोर्ट है, तो हम दूसरे सेंट्रल सिविल कोर्ट को क्यों पावर्स दे? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये तब तक नॉर्मल कोर्ट इसका ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक सेबी या आरओसी या कोई भी कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी उनको अप्लाई नहीं करता। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? नीचे प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ एनी ऑफिस, क्या बोले एक बार उसे ऑफिसर्स। हाँ, कंपनी ऑफिसर के खिलाफ जाना चाहती है तो सिविल कोर्ट में जा सकती है। Notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure, where the complaint under subsection 2 is registered or a person authorized by central government, the presence of such an officer before a court trying the offence shall not be necessary unless a court require his personal attendance at a trial. मतलब जो भी पर्सन के खिलाफ ऑफेंस है उसने कोर्ट में आना या अटेंड करना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कोर्ट ने डिमांड ना किया हो। क्लियर है? मतलब सिविल कोर्ट, अब पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर केस चलाया कंपनी के खिलाफ, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी के डायरेक्टर को हर बार जाना पड़ेगा जब तक कि उसको बुलाया ना जाए, क्योंकि एनीवेज कोर्ट को पावर तो है नहीं। ऊपर से किसी ने रेफरेंस दिया इसलिए केस एंटरटेन हो रहा है, तो कोई जाने की जरूरत नहीं। नीचे द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शॉल नॉट अप्लाई टू एनी एक्शन taken by liquidator of the company in respect of offense alleged to have been committed in respect of any matter of the chapter winding up, 20 is a winding up, or in any other provisions of the act relating to winding up of क्या बोले बारो से कंपनीज। मतलब सबसेक्शन 2 जो है कि सिविल कोर्ट को पावर्स नहीं है, ये वाइंडिंग अप के केस में नहीं लगेगा, बिकॉज लिक्विडेटर लिक्विडेशन करता है सिविल असेट्स का, और जब भी आप किसी के असेट को छू के लिक्विडेट करते हो तो ऐसे सिचुएशन में सिविल कोर्ट के अप्रूवल्स तो लगते ही है। आइडिया क्लियर है? तो वहां लिखना लिक्विडेटर व्हाइल लिक्विडेटिंग अ कंपनी एंड सेलिंग द असेट्स must take approval of civil court, must take approval of civil court. डन एवरीबॉडी? नीचे ट्रांजिशन प्रोविजन लिखा है, मस्त कलर का पेन लो, काट दो। नीचे 441 कंपाउंडिंग ऑफ सर्टन ऑफेंसेस लिखा है। व्हाट डू यू मीन कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग नहीं पता? पता है क्या होता है? आगे सुनना, कोर्ट वाली सिचुएशन देखी, नॉर्मली पिक्चर वगैरह में कोर्ट वगैरह की सिचुएशन देखिए। आपने देखना कभी भी किसी पर्सन के खिलाफ जब कोर्ट ऑर्डर पास करता है ना, तो वो ऑर्डर सुन लिया जाएगा, बाद में कटघरे में जो खड़ा इंसान है ना, वो कोर्ट को बोलता है माफी दे दो, गलती हो गई माफ कर दो, कुछ तो दया रहम करो वगैरह जो जो भी है पिक्चर का डायलॉग। फिर कोर्ट बोलता है इस बंदे ने एक ही बार जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो पहले हमने 2 साल की जेल बोली थी वो कम करके 1 साल की करते हैं, पर फाइन हम 5 लाख रुपए से बढ़ा देंगे। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। क्लियर है कंसेप्ट? इट सिंपली मीन्स कॉम्प्रोमाइज विद द गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ पेनल्टी और जेल। अगर आपने आपके जिंदगी में ज्यादा ऑफेंसेस नहीं किए, कोर्ट के नजर में आपकी इज्जत है और कोर्ट को लगता है वापस से आप ऐसा कोई ऑफेंस करोगे नहीं, तो कोर्ट आपको ज्यादा पेनल्टी पे करवा के सभी ऑफेंसेस से डिस्चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाया था 10 लाख रुपए और 2 साल की जेल, और फिर कोर्ट बोलता है कि कंसिडरिंग हिज बैकग्राउंड, यह बंदा एजुकेटेड है तो ऐसा लगता है कि यह वापस ये ऑफेंस नहीं करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में काम करते हैं चलो 1 साल की जेल पर फाइन 15 लाख का। दिस इज कंपाउंडिंग, दिस इज कंपोजिशन, मांडवली विद द गवर्नमेंट। आइडिया क्लियर है? ये कंपाउंडिंग का पावर हर लॉ में होता है, हर लॉ में। हम अलाइड लॉ में, इकोनॉमिक लॉ में जो 6 लॉ पढ़ेंगे उस हर लॉ में कंपाउंडिंग का पावर है। ये कंपनीज एक्ट में है और इंडिया के तमाम उन लॉज में पावर है जहां पे प्रोसिक्यूशन है, जहां प्रोसिक्यूशन है वहां कंपाउंडिंग है। कुछ कंपाउंडिंग के पॉइंट्स हमेशा कॉमन होते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, आपने अथॉरिटी या स्पेशल कोर्ट को अप्लाई करना होता है कंपाउंडिंग के लिए, सरेंडर के लिए। आपने सुना है कभी माफी का साक्षीदार है?
कई बार आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर कि तू ना गवर्नमेंट विटनेस बन जा, हम देखो बचाने की कोशिश करेंगे। अगर 4 लोगों ने मिलकर क्राइम किया रहता ना, तो फिर ऑफिसर बोलता है, पुलिस ऑफिसर, तो गवर्नमेंट का विटनेस बन जा, गवर्नमेंट का विटनेस बन जा, हम तेरी सजा कम करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिशन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो व्हाट इज कंपोजिशन? मैं चाहूंगा इसको तो पढ़ना है, पढ़ लेंगे अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सभी 6 के 6 लॉस के लिए और कंपनीज एक्ट के लिए कंपाउंडिंग का सिर्फ एक ही कॉमन नोट लिखे, जिसके अंदर कंपाउंडिंग के कॉमन पॉइंट्स हो। तुमको सातों के सातों लॉ में कहीं पे भी कंपाउंडिंग पूछा, ये उठा के लिख देने का, गेम ओवर। ठीक है? अब कंपाउंडिंग के लिए नोट लिखना है, रजिस्टर खोलो, उसके ऊपर मैं पूरा लिखवा देता हूं कंपाउंडिंग क्या होता है। लिखते वक्त थोड़ी सा लॉजिक लगाना, जो मैंने ब्रीफ दिया है उसके तरफ से लिखते जाना। ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। लिखना, हेडिंग डालना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कॉमन पॉइंट्स। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कॉमन पॉइंट्स लिखा सबने? उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, कंपाउंडिंग मीन्स, इसको कहां लिख रहे हो आप? रजिस्टर में फ्रंट पेज पे, फ्रंट पेज पे ही लिखना पड़ेगा ना, कॉमन है ना? ठीक है? रजिस्टर का नाम फ्रंट पेज है ना? सो पॉइंट नंबर 1, कंपाउंडिंग मीन्स a compromise or a surrender to the government, compromise or surrender to the government regarding any offense, which consists of penalty, ऐसा मत लिखो, विच कंसिस्ट ऑफ लिखा, पेनल्टी मिटा दो, डैश करो, वहां पे पेनल्टी मिटा दो, डैश करो, नीचे ए पॉइंट लिखना, पॉइंट ए, पॉइंट नंबर ए, सब पॉइंट ए, विच कंसिस्ट ऑफ पेनल्टी, सब पॉइंट ए पे पेनल्टी, सब पॉइंट बी पेनल्टी एंड जेल, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, in this process a person makes an application to specific authority, of that law for compounding full stop. Point number 3, such an offense must be compoundable as per provisions of such a law. As per provisions of such a law. Provisions of such a law. Next point. The person shall not commit the same offense. The person shall not commit the same offense. तुम क्या ABCD में ही लिख रहे हो क्या? A और B खत्म हो गया, ये 1 2 3 चल रहा है। हाँ, the person shall not commit the same offense for 3 years. For 3 years from the date of compounding. मतलब कोई ऑफेंस कंपाउंड किया तो आप सिमिलर टाइप का ऑफेंस 3 साल तक नहीं कर सकते, और किया तो आप कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है? शॉल नॉट कमिट द सेम ऑफेंस फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंपाउंडिंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द कंपाउंडिंग authority
may increase or reduce the penalty, may increase or reduce the penalty, or jail, may increase or reduce the penalty or jail. Next point, वो ज्यादा ऑफेंस कंपाउंड हो गया मतलब सरेंडर हो गया मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गया, बोलो हाँ है ना, तो आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन या लिटिगेशन चल रहा है वो चलने रहना चाहिए या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कंपाउंडिंग का मतलब ही वो है कि भैया छोड़ दो, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, एनी प्रोसिक्यूशन और लिटिगेशंस, any prosecution or litigation against a person will stop and new prosecution or litigation will not be initiated for the same offense full stop. Next point, the authority can also tell conditions and directions which shall be complied for compounding, लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना। ये हो गए कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसके एडिशन में कंपनीज एक्ट में कौन सा पॉइंट है वो लिख लो, तो लिखना। अब ये एडिशनल पॉइंट जो कंपनीज एक्ट के है वो फ्रंट पेज में लिखने की जरूरत नहीं है, आप आपके नॉर्मल जो रजिस्टर का कोर्स चल रहा है उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर लॉ के कुछ एडिशनल पॉइंट्स आएंगे इससे ज्यादा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के आप नॉर्मल कोर्स में लिख सकते हो, हेडिंग डालना कंपाउंडिंग अंडर कंपनीज एक्ट, कंपाउंडिंग अंडर कंपनीज एक्ट। कंपाउंडिंग अंडर कंपनीज एक्ट, एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट ब्रैकेट में कॉमन पॉइंट्स रेफर फर्स्ट पेज, फॉर कॉमन पॉइंट्स रेफर फर्स्ट पेज, ठीक है। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, अब हमें कंपनीज एक्ट में देखना है कंपाउंडिंग कैसे होता है, ठीक है। लिखना कंपाउंडिंग शॉल बी डन बाय ट्रिब्यूनल, कंपाउंडिंग शॉल बी डन बाय ट्रिब्यूनल। फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, इफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5 lakhs rupees, if fine does not exceed 5 lakhs rupees, compounding shall be done by regional director, compounding shall be done by regional director। Next point, the offense will not be compounded, the offense will not be compounded if company is under investigation, if company is under investigation। Next, application for compounding shall be made to ROC, application to compounding shall be made to ROC, and ROC shall forward the same, किसको फॉरवर्ड करेगा ROC? ट्रिब्यूनल और रीजनल डायरेक्टर, क्योंकि वो दोनों कंपाउंड करते हैं ना। एंड ROC shall forward the same with comments
with comments to tribunal or regional director, to tribunal or regional director. Full stop. Next point. After compounding offense, company shall intimate a ROC within 7 days. Company shall intimate the same to ROC. आफ्टर कंपाउंडिंग ना, कंपनी ने किसको बोलना है बोले एक बार? आरओसी को. फुल स्टॉप. हाँ, विद इन 7 days. हाँ, लिख लिया. नेक्स्ट, एनसीएलटी और रीजनल डायरेक्टर कैन ऑल्सो प्रोवाइड, एनसीएलटी और रीजनल डायरेक्टर कैन ऑल्सो डिमांड, लिखना, कैन ऑल्सो डिमांड the additional fees if required. Additional fees if required. Full stop. Last point. Any officer or employee not complying with the same, any officer or employee not complying with the same will be liable to fine up to 6 months, fine up to 1 lakh and jail up to 6 months. Fine up to 1 lakh, jail up to 6 months. Done everybody? बोलो हाँ है ना. एक छोटा सा करेक्शन बुक में करना है, आ जाओ यहां पे. आगे ये जो और दिख रहा है ना, और इसको करो ऑब्लिक. किया ऑब्लिक. और ये जो एंड दिख रहा है ना, एंड, इसको करो और. एंड को क्या करना है और को क्या करना है ऑब्लिक. मैंने आपको बोला था कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, जो पेनल्टी में है या जेल एंड पेनल्टी में है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. यहां पे इंटरप्रिटेशन कुछ अलग जा रहा था. सिर्फ जेल वाले ऑफेंसेस कंपाउंड नहीं हो सकते, ये याद रखना. या फिर जेल या फिर पेनल्टी. सुनना, सिर्फ जेल वाले नहीं हो सकते. दूसरा, जेल या पेनल्टी वाले जो है वो कंपाउंड नहीं हो सकते. क्योंकि सिर्फ अगर जेल वाले कंपाउंड नहीं हो सकते तो ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें इधर जेल और पेनल्टी लगेगा, वो कैसे कंपाउंड होगा? समझ में आया? तो कंपाउंड सिर्फ वो जिसमें पेनल्टी है और पेनल्टी और जेल है, एंड जेल है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. ये चीज को आपने याद रखना. क्लियर है? चलो, ये चीज होने के बाद नीचे सेक्शन नंबर 442 दिख रहा है, मीडिएशन काउंसिलेशन पैनल. बोलो हाँ है ना. लिखो, रेफर द सेम इन ACA 1996. रेफर द सेम इन ACA 1996. व्हाट इज ACA? आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996. सर हम काय को वहां जाके रेफर करेंगे? अबे निकम्मो, अपने सिलेबस में है वो. समझ में आ रहा है? 6 जो है ना इकोनॉमिक लॉ में चैप्टर, उसमें आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन है. वहां पे हम मेडिएशन काउंसिलेशन बहुत ताकत से पढ़ेंगे. इसको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे ही लिख लोगे. क्लियर है? आगे 443 दिख रहा है सबको? सांगा हो. किसका है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ कंपनी प्रोसिक्यूटर. सुन रहे हो? हैव यू हर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर? हाँ, याद आया? अपोजिशन का लॉयर. बोलो हाँ है ना. वही प्रोविजन है. अगर किसी बंदे ने फ्रॉड कर दिया, जैसे रामालिंगा राजू ने फ्रॉड कर दिया, आपको पता है, एक बात याद रखना, इंडिया में तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तुमने किसी का मर्डर, समझो मैंने वर्धा का, आज जगह चेंज किया इसलिए वर्धा, सो मैंने समझो वर्धा को मार दिया, तो वर्धा
या उसके सब पीछे वाले सपोर्टिंग पर्सन कैन फाइल अ प्रोसिक्यूशन ऑन मी। पर आपको पता है, मैंने अगर वर्ध्या का मर्डर कर दिया ना, और वर्ध्या या उसके बैकग्राउंड में जितने भी है रिलेटेड पर्सन, उन्होंने मेरे अगर केस नहीं किया, तो पुलिस ही मेरे ऊपर केस कर देता है। इसे कहते हैं प्रोसिक्यूशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। आपने गाड़ी चलाते चलाते किसी को ठोक दिया, ठीक है, सिर्फ ठोका, डैमेजेस हुए, और सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर केस नहीं किया, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, केस सेटल। वही अगर आपने किसी को गाड़ी ठोक दिया, वो मर गया, तो भले ही उसके रिलेटेड पर्सन आपके ऊपर केस फाइल करे ना करे, अगर उन्होंने नहीं किया ना, गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर देगा, क्योंकि इंडिया के एक इंडिपेंडेंट नागरिक की आपने जान ले ली। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो गवर्नमेंट के ऊपर यह ड्यूटी है कि कंपनी के अगर किसी डायरेक्टर ने फ्रॉड कर दिया, लंबा चौड़ा, जिसमें बहुत सारे पब्लिक के लोगों को तकलीफ हो गई, और पब्लिक इंटरेस्ट में अब लोगों को इंसाफ चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में भले ही कोई रिलेटेड पर्सन केस करे ना करे, गवर्नमेंट केस कर देगा, लॉयर भी अपॉइंट कर देगा। इसलिए उन लोगों को गवर्नमेंट लॉयर बोला जाता है। ठीक है? आप प्रैक्टिस एज अ वकील दो तरीके से कर सकते हो, खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस और गवर्नमेंट का लॉयर। फिर गवर्नमेंट खुद में से एक लॉयर चूज लेगा जो उनके पैनल पे है। प्रैक्टिस जो प्राइवेट करते हैं उनके पास आप जाते हो कि मेरे को केस करना है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये डिफरेंस है। तो यहां सेक्शन नंबर 443 पावर देता है सीजी को कि कंपनीज एक्ट में कोई भी ऑफेंस हो गया और किसी ने उसके ऊपर केस फाइल नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट केस भी फाइल करेगा, लॉयर भी अपॉइंट करेगा, केस भी एंटरटेन करेगा। आइडिया क्लियर है? इन दैट केस पिटिशनर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंडेंट इज अ पर्सन, और जो केस हैंडल कर रहा है वो रहेगा कोर्ट। ऐसे केस में कोर्ट को पता है क्या बुलाया जाता है? ओम्बुड्समन। कोर्ट को बुलाता है ओम्बुड्समन। व्हाट इज ओम्बुड्समन? सुना है आपने कभी? सुनोगे? बोलो एक बार, क्या बोलना है? बोलो ना, क्या बोलना है? ओम्बुड, जोर से बोलो, क्या बोलना है? ओम्बुड्समन। ओम्बुड्समन मतलब पता है? देखो सीधी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस फाइल किया, अरे बार आप ये तो सोचो कोर्ट को भी किसने अपॉइंट किया है? अरे बहरे लोगों, कोर्ट को भी किसने अपॉइंट किया है? सीजी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन के ऊपर केस फाइल कर दिया और कोर्ट को भी सीजी नहीं अपॉइंट किया, तो कोर्ट क्या सीजी के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा क्या? तो ये ना हो और कोर्ट फेयर इनफ रहे, इसलिए जब भी गवर्नमेंट का केस आता है ना, कोर्ट को पावर मिलता है ओम्बुड्समन का। ओम्बुड्समन मतलब अ पर्सन हु इज नॉट फेवरिंग टू एनीवन। मतलब भले ही सीजी ने उसको अपॉइंट किया हो, बट इट कैन गो अगेंस्ट सीजी। दैट इज अ पावर ऑफ ओम्बुड्समन। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो क्या बोलना है? ओम्बुड्समन। समझ में आ रहा है सबको? अ पर्सन हु इज इम्पार्शियल। तो कोर्ट ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है? इम्पार्शियल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, तो यहां पे लिखना इफ any offense is done under Companies Act, any offense is done under Companies Act, and no one filed a prosecution against the same, and no one filed a prosecution against the same, prosecution against the same, CG have power, CG have power to prosecute the same by appointing a public prosecutor, by appointing public prosecutor, public prosecutor, and in such a case, court will work as an ombudsman. कोर्ट विल वर्क एज अ ओम्बुड्समन, ब्रैकेट में इम्पार्शियल जस्टिस अथॉरिटी, OMBUDS, OMBUDS MN, ओम्बुडुस। नहीं ना, बराबर है ना मैं जो बोल रहा था?
हाँ, ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन क्या, OMBUDSMN, हाँ, ओम्बुड्समैन। और मेरे को याद रहता है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है यार। ठीक है, आगे लिख लिया, OMBUDSMN, इम्पार्शियल जस्टिस अथॉरिटी। नीचे लिखा है 444, दिख रहा है, अपील अगेंस्ट एक्विटल। एक्विटल मींस, पढ़ के देखो और बोलो मेरे को मीनिंग। पहले तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्विटल? व्हाट इज एक्विटल? एक्विटल मीन्स क्या कहते हैं, सच्चरित्र वाला इंसान, जिसके दामन पे दाग नहीं है। क्लीन चिट इंसान मतलब दोष मुक्त इंसान, मतलब पुण्यात्मा, मतलब देव मानुस, मतलब मेरे जैसा आदमी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना, बोलो ऐसा ना। सो मुझे एक बात बताओ, ऐसे पर्सन के खिलाफ आप अपील कर सकते हो क्या? कोर्ट ने अगर किसी को एक्विटल का स्टेटस दे दिया, कैन यू अपील अगेंस्ट द सेम? कर सकते हो, आपको स्पेशल अपील करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में आपको प्रोसिक्यूशन वगैरह भी अलाउ किया जाएगा, उससे रिगार्डिंग चीज बोली है तो देखना। In a case arising under the Act, direct any company prosecutor authorize any other person, either by name or virtue of his office, to present an appeal from an order of an acquittal passed by the court. मतलब कोर्ट ने अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ, जैसे देखो 443 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने का। अब समझो सत्यम का केस हुआ रामालिंगा राजू वर्सेस सीजी, रामालिंगा राजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सीजी। और रामालिंगा राजू केस जीत गया क्योंकि कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया ये एक्विटल है, पुण्यात्मा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो डिक्लेयर किया होगा हाई कोर्ट ने, अब इनको जाना है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामालिंगा राजू के खिलाफ अपील कर सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अपील अगेंस्ट एक्विटल। क्लियर है? लोअर कोर्ट ने उसको एक्विटल बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं आपके उसके खिलाफ जा नहीं सकते, आप उसके खिलाफ अपील जरूर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो लिखना, इफ एनी लोअर कोर्ट डिक्लेयर्ड अ पर्सन एज एक्विटल, if any lower court declared a person as an acquittal, then public prosecutor can file an appeal, then public prosecutor can file an appeal against him to higher court, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट वाला 445 कंपेंसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। इसका मतलब क्या है? अबे इसका मतलब क्या है? लिखो, मानहानि का दावा। मानहानि सुना है? मानहानि का दावा, आपके खिलाफ जबरदस्ती में केस ठोक दिया, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मानहानि का दावा। समझ में आ रहा है? तो कंपेंसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, आप मानहानि का दावा कर सकते हो। अगर आप किसी कोर्ट, समझो किसी ने आपके ऊपर केस इल्जाम लगा दिया चोरी का, ठीक है, या आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया फ्रॉड का, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने किया नहीं तो कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन मेकिंग करेगा। बोलो हाँ है ना। तो मैं अब बन गया एक्विटल, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूं कि तुमने मेरा समय बर्बाद किया, तुमने मेरे को मेंटल टॉर्चर किया है, तो मैं तुम्हारे ऊपर दावा कर सकता हूं मानहानि का, तुमने मेरा नाम खराब किया करके। सच्ची, आप ही तो टॉर्चर करते हो ना मेरे को। इससे ना चोर तो चोर, ऊपर से शिरजोर। आगे 446 एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स, पढ़ लो।
हो गया? हमें लगा था सर सिर्फ 446 तक सेक्शन है, और बीबी है, कौन ऐसे धोखा देता है जिंदगी के अंदर? मैंने नहीं, एक्ट ने धोखा दिया है तुमको, मेरी कोई गलती नहीं। आगे 446A फैक्टर डिसाइडिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट। कौन से लेवल का पेनल्टी आपको लगाना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: साइज ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस, इंजुरी टू पब्लिक, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, रिपीटेशन ऑफ डिफॉल्ट। बस इतना। हमारे पास ज्यादा क्रिएटिविटी, हम इससे ज्यादा फेंक सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इससे ज्यादा फेंक, वी हैव कैपेसिटी सर। तो फेंकने का नहीं, सिर्फ इतनी याद करके लिखने का। तुम फेंको ना, इसलिए मैंने लिस्ट दिया है ऑलरेडी। नहीं तो सर टाइप ऑफ ऑफेंस, डायरेक्टोरियल नेचर, सीवेरिटी ऑफ पोजीशन, बराबर है ना? हाँ है ना? बहुत बढ़िया। हाँ काएगा रिपीटिशन। एक सेकंड, रिपीटेशन मतलब रिपीट करना, रिपीटिशन मतलब पिटिशन वापस करना सेम ऑफेंस के लिए। हाँ तो क्या हुआ? ये कौन सा वाला है? अब कोई भी एक लो, बात तो सेम ही होगी ना। समझ में आ रहा ना? आप ऑफेंस रिपीट करो तो भी सेम है, अनऑफेंस के खिलाफ पिटिशन रिपीट करो तो भी सेम है। Isn't it? समझ में आया पक्का? हाँ है ना? बोलो ऐसा ना। आगे 446B लेसर पेनल्टीज फॉर 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। अगर आपकी कंपनी ओपीसी है, अगर आपकी कंपनी स्मॉल है, तो आपकी पेनल्टी भी स्मॉल है, जितनी बाकी लोगों को लगती है उससे आधी। ठीक है? ये पैराग्राफ पढ़ो उसके लिए। क्या हुआ? होमवर्क काय को लिखा है वहां पेनल्टी नीचे मैंने, उन तुमको सिर्फ आधा आधा करके लिखना है उसको। समझ में आ रहा है क्या? सवाल है जेल भी आधी होगी क्या? सिर्फ पेनल्टी हाफ एंड फाइन वगैरह नहीं, सिर्फ पेनल्टी हाफ एंड इंप्रिजनमेंट वगैरह पढ़ो उसको। नॉट वेस्टिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 92, 117, 137 such a company officer default of the company punishable with a fine or imprisonment or a fine or imprisonment as the case may be which shall not be more than amended है ना? दिखाओ मेरे को एक बार। हाँ हाँ, liable to penalty which is not more than 1/2 of the penalty specified in section number, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला सवाल है, राइट? लिखो पेनल्टी आधी करो, जेल उतना ही रखो। पेनल्टी आधी करना है, जेल उतना ही। आधी का मतलब एवरेज नहीं करना है, नहीं 50,000 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 नहीं ना? डन एवरीबॉडी। यहां आपका एक और चैप्टर खत्म होता है, ई स्पेशल कोर्ट। कौन सा कोर्ट बोलो एक बार, जोर से बोलो, ई स्पेशल कोर्ट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो आगे बढ़े।
ओके, नाउ टेक योर स्टांस, मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाओ। चलो डन, क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग फॉर 2 मिनट्स। आंखें बंद, हेड टर्न अपवर्ड। आई विल से व्हेन आई एम नॉट अ बॉडी, यू हैव टू इनहेल, आई एम नॉट अ माइंड, यू हैव टू एक्सहेल। और ये थॉट कंसिस्टेंटली खुद को देते रहना है। रेडी, लेट्स गो। हेड टर्न अपवर्ड्स, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में। लेट्स स्टार्ट। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. थॉट देना है खुद को। I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body, I am not even the mind. I am not the body,
I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. थॉट देना है खुद को. I am not even the mind. I am not the body. थॉट देते रहो. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. Stop. Take a full breath. Go. Vibrate at the stomach. Take a full breath. Go. Last one, make it longer. Now just keep your turn head upward. Concentration automatically eyebrows में shift होना चाहिए. Just keep looking there. Just keep looking there. Concentration in between eyebrows. Concentration in between eyebrows. थॉट के साथ बह मत जाना. थॉट आया नेक्स्ट बोलो, आईब्रोज में कॉन्सेंट्रेट करो.
Concentration in between eyebrows. Concentration in between eyebrows. Thoughts आए next बोलो, eyebrows में ध्यान दो. Concentration eyebrows में. Thoughts आए next बोलो, ध्यान eyebrows में. Take your own time. Feel like eyes opening. Rub your hands, open your eyes. आज के लिए अपन इतना काफी करते हैं. सॉल्व फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो. गुंडे गॉड ब्लेस यू.